हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट की यूनिट 5 के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है नेसेसरी कंडीशन ऑफ ए कॉन्फॉर्मल मैपिंग, अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध। तो जो अनुकोण प्रतिचित्रण होता है उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या है, एक थ्योरम दे रखी है, वो ये है। थ्योरम के रूप में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसकी नेसेसरी कंडीशन है। तो देखें, यदि W बराबर एफ जेड, जेड समतल के डोमेन डी से W समतल के डोमेन डी डैश में अनुकोण प्रतिचित्रण है तो एफ जेड डी में जेड का विश्लेषिक फलन होता है। W बराबर क्या दे रहा है आपको, एफ जेड, जेड समतल के डोमेन डी से W समतल के डोमेन डी डैश में क्या है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग है। तो एफ जेड है वो क्या होगा, डी में जेड का क्या होता है, विश्लेषिक फलन होता है। ये आपको प्रूव करना है। चूँकि अनुकोण प्रतिचित्रण में दिशा और उसके परिमाण के मान में क्या नहीं होता, चेंज नहीं होता। कोण का जो मान है वो एक प्लेन ले W जेड प्लेन, तो दूसरा प्लेन ले W प्लेन, तो उसमें जो कोण का मान है उसका परिमाण है और दिशा दोनों क्या नहीं होते, चेंज नहीं होते। जबकि तुल्यकालिक प्रतिचित्रण में क्या हो जाता है, तो आइसोगोनल जो मैपिंग होती है उसमें क्या हो जाता है, उसमें दिशा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे यूज होगा। तो प्रूफ देखें इसका। सिंस चूंकि W बराबर एफ जेड और एफ जेड बराबर होता है यू प्लस आयोटा बी, और यू और बी दोनों किसके फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के, तो यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा इंटू बी एक्स कोमा वाई। चूंकि यू बराबर होता है यू एक्स कोमा वाई तथा बी होता है बी बराबर एक्स कोमा वाई। यू और बी दोनों किसके फंक्शन होते हैं, एक्स और वाई के। माना डी एस तथा डी सिग्मा क्रम से जेड समतल एवं W समतल में लघु चाप लंबाइयाँ है, तब डी एस स्क्वायर बराबर होगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया इसको, फर्स्ट नाम दिया। तथा डी सिग्मा स्क्वायर बराबर होगा डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। चूँकि डी सिग्मा तो है W समतल में, W समतल में कोऑर्डिनेट किससे लेते हैं, यू और बी से, और जेड समतल में एक्स और वाई से। तो डी सिग्मा स्क्वायर बराबर डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, सेकंड नाम दिया। अब चूँकि डी यू बराबर होता है जो पूर्ण है, इसका क्या लिखें, अवकलज लिखें। पूर्ण अवकलज डी यू बराबर होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, तथा डी बी बराबर होगा डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो इसलिए डी सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी यू स्क्वायर का मान, डी यू का मान लिख दो और उसका स्क्वायर कर दो, डी बी का मान लिख दो और उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो डी यू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दिया। इसके बाद जो डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, चूँकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। चूँकि इसमें डी एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है दोनों में मिलेगी, तो उसको क्या ले लिया, डी एक्स स्क्वायर को तो कॉमन ले लिया। तो क्या मिला अंदर क्वेश्चन में, देखें, डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल बी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू टू ए बी वाली टर्म आएगी, उसमें डी एक्स इंटू डी वाई कॉमन आ गया, उसको बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा क्वेश्चन में, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डी वाई स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो क्या बचा, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर। इसको क्वेश्चन नंबर क्या नाम दिया, 3 नाम दिया। इसको नंबर दिया क्वेश्चन नंबर 3 नाम। परंतु W बराबर क्या है, एफ जेड क्या है, अनुकोण प्रतिचित्रण है। W बराबर एफ जेड क्या दे रहा है आपको, अनुकोण प्रतिचित्रण आते हैं। अनुपात डी सिग्मा अपॉन डी एस दिशा पर निर्भर नहीं करता। चूँकि अनुकोण प्रतिचित्रण में अगर जेड समतल से W समतल में जाते हैं तो दिशा चेंज नहीं होती, अतः दिशा पर निर्भर नहीं करता, अतः 1 तथा 3 की तुलना से। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, उसकी तुलना किससे करेंगे, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसकी तुलना क्या करेंगे, किससे कर देंगे, हम 3 से कर लेंगे। क्योंकि इसमें डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, और डी वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है, और डी एक्स इंटू डी वाई का कोफिशिएंट कितना है, 0। तो उससे दोनों से क्या करना है, 1 तथा 3 की तुलना से। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर बटे 1 बराबर डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई बटा 0। इनका कोफिशिएंट 0 बटन बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, इस पर बटा करना है 1 बराबर। इसको क्या मान लिया, कोई नया क्वेश्चन मान लिया मैंने, क्या बराबर एच स्क्वायर मान लिया, नया क्वेश्चन। अतः प्रतिचित्रण के, अब इस प्रतिचित्रण को तुल्यकोणीय होने के लिए आवश्यक प्रतिचित्रण, अब इसको तुल्यकोणीय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर कितना है, डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर।
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दिया 4। ऐसे ही सेकंड पार्ट से लेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना आएगा 0 आएगा। तो इसको नंबर दिया इक्वेशन नंबर 5। यदि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर हम मान ले एच कोस एल्फा डेल वी अपॉन, चूँकि अब इसमें हमें मानना है चूँकि 2 का स्क्वायर करें और तो वो किसके बराबर होता है 1 के, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो उसी रूप में हम मानेंगे यहाँ पे। और चूँकि एच स्क्वायर बराबर है तो एच स्क्वायर को कैंसिल करना है तो क्या मान लेते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एच कोस एल्फा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर एच साइन एल्फा तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर मान लेते हैं एच कोस बीटा और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर मान लेते हैं एच साइन बीटा। तो लो तो समीकरण 4 संतुष्ट होती है। अगर ये लें तो हमें समीकरण 4 क्या होती है संतुष्ट होती है बराबर एच इसका प्राप्त होता है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। और 5 में इन मानों को प्रतिस्थापित करने पर ये ले जब तो इक्वेशन नंबर 4 संतुष्ट हो जाती है और 5 में इन मानों को हम क्या कर देते हैं रख देते हैं। तो इक्वेशन 5 में मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा देखें एच कोस एल्फा इंटू एच कोस बीटा प्लस एच साइन एल्फा इंटू एच साइन बीटा बराबर 0। चूँकि एच स्क्वायर कॉमन है इसको कॉमन ले लिया तो कोस एल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा बराबर 0। चूँकि एच स्क्वायर इंटू अब चूँकि किसका फॉर्मूला हो गया कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा तो एच स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। चूँकि एच क्या है एच हमने माना है तो इसलिए एच का मान क्या था वहाँ पे नॉट इक्वल टू 0। तो एच इसको क्या कर सकते हैं 0 में एच स्क्वायर को डिवाइड कर 0 को एच स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं तो कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइड एट एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना आएगा चूँकि कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 का प्राप्त होता है कॉस ऑफ पाई बाई टू 1 0 होता है तो एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आएगा प्लस माइनस पाई बाई टू या तो प्लस पाई बाई टू के रूप में मान होगा या माइनस पाई बाई टू के रूप में मान होगा। तो एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू आ गया प्लस माइनस पाई बाई टू। तो इम्प्लाइड एट एल्फा इक्वल टू आ गया बीटा प्लस माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गई एल्फा का मान या तो ले सकते हो आप एल्फा बराबर बीटा प्लस पाई बाई टू या एल्फा का मान ले सकते हो बीटा माइनस पाई बाई टू। तो यहाँ पहले हम एल्फा इक्वल टू बीटा प्लस पाई बाई टू लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर कितना है एच कॉस एल्फा जिसमें एच बराबर एच इंटू कॉस एल्फा की जगह कितने लिखेंगे कॉस ऑफ बीटा प्लस पाई बाई टू। तो चूँकि पाई बाई टू प्लस बीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन तो माइनस के एच साइन बीटा। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर होता है एच साइन एल्फा तो एच इंटू साइन ऑफ बीटा प्लस पाई बाई टू तो बराबर कितना होगा एच कॉस बीटा। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर होता है एच कॉस बीटा। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई निकाल लेंगे हम वो कितना आएगा एच कॉस बीटा आता था। इसी प्रकार डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना है चूँकि डेल यू अपॉन डेल वाई तो हमने किसके रूप में माना पहले बीटा के रूप में माना तो इसलिए उसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर कितना है एच साइन बीटा। अब जो ये प्राप्त हुआ है उसमें देखते हैं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान किसके बराबर है माइनस की डेल यू अपॉन डेल वाई के तथा डेल यू अपॉन डेल वाई का मान किसके बराबर है डेल यू अपॉन डेल एक्स के डेल यू अपॉन डेल एक्स के। और चूँकि जो इक्वेशन नंबर के इस इक्वेशन को हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 6। अब चूँकि इसमें इक्वेशन 6 प्राप्त हो गए हैं अब तुल्य कोणीय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध निकाला हमने। तुल्य कोणीय होने के लिए क्या है आवश्यक प्रतिबंध है तुल्य कोणीय होने के लिए प्रति चित्रण के तुल्य कोणीय होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध चूँकि तुल्य कोणीय में दिशा चेंज हो जाती है। अब चूँकि डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब चूँकि इसको हमें फलन को क्या सिद्ध करना है विश्लेषित करना है तो विश्लेषित क्या है तो कोसी-रीमान समीकरण को क्या करना चाहिए संतुष्ट। अब चूँकि यहाँ पे कोसी-रीमान समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही तो इक्वेशन नंबर 6 है उसमें क्या करेंगे बी की जगह क्या यदि बी को माइनस बी से प्रतिस्थापित कर दे तो ये समीकरण कोसी-रीमान समीकरण में समानित हो जाती है परिवर्तित हो जाती है। अतः समीकरण 6 के तुल्य कोणीय रूपांतरण के संगत है न कि अनुकोण रूपांतरण तुल्य कोणीय रूपांतरण के संगत क्या है कोसी-रीमान समीकरण प्राप्त होती है। तो बी को किससे रिप्लेस कर दिया माइनस बी से तो हमें क्या प्राप्त होगी कोसी-रीमान समीकरण प्राप्त होगी। तो अतः समीकरण 6 तुल्य कोणीय रूपांतरण के संगत है न कि अनुकोण रूपांतरण के। पुनः यदि इसमें अल्फा बराबर हम चलें बीटा माइनस पाई बाई टू ले तो जो पिछली जो सिमिलरली जो प्रोसेस की है वही प्रोसेस होगी और हमें क्या प्राप्त होगा डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर प्राप्त होगा डेल यू अपॉन डेल वाई तथा डेल यू अपॉन डेल वाई प्राप्त होगा माइनस के डेल यू अपॉन डेल एक्स जो कि कोसी-रीमान समीकरण है। परिणाम थे डब्ल्यू बराबर यू प्लस आयोटा वी एक विश्लेषिक फलन है। अतः डब्ल्यू बराबर एफ जेड के लिए अनुकोण प्रक्षेपण के लिए होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि डब्ल्यू एक विश्लेषिक फलन हो कि अनुकोण प्रक्षेपण होने के लिए आवश्यक है कि आवश्यक प्रतिबंध यह है कि डब्ल्यू क्या होना चाहिए डब्ल्यू मतलब डब्ल्यू का एफ डब्ल्यू बराबर एफ जेड होता है एफ जेड डब्ल्यू होगा विश्लेषिक का मतलब क्या है एफ जेड क्या है विश्लेषिक फलन हो। तो ये आपकी नेसेसरी जो कंडीशन है इसके लिए अनुकोण प्रक्षेपण के लिए वो क्या आ गई आपकी प्रूफ ऑफ। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए कॉन्फॉर्मल मैपिंग अनुकोण प्रक्षेपण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है
तो इसका स्टेटमेंट देखें थ्योरम के रूप में एक तरीके से, यदि एफ जेड जेड समतल के प्रांत डी में जेड का एक विश्लेषिक फलन है तथा यदि एफ जेड जेड समतल के प्रांत डी में एक विश्लेषिक फलन है तथा में फलन है, इसमें फलन है जेड समतल के प्रांत डी में जेड का एक विश्लेषिक फलन है तथा जेड में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0, तो पृथ्वी चित्रण डब्ल्यू बराबर एफ जेड। तो पृथ्वी चित्रण क्या है, डब्ल्यू बराबर एफ जेड जेड के बिंदुओं पर अनुकोण पृथ्वी चित्रण है। अगर एफ जेड आपको जेड समतल के प्रांत डी में क्या दे रखा है, विश्लेषिक फलन दे रखा है तथा जेड में एफ डैश जेड क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो पृथ्वी चित्रण जो डब्ल्यू बराबर एफ जेड है वो डी के बिंदुओं पर क्या है, अनुकोण पृथ्वी चित्रण है। ये आपको प्रूव करना है। विश्लेषिक फलन दे रखा है तो आपको अनुकोण पृथ्वी चित्रण दिखाना। पहले हमने अनुकोण पृथ्वी चित्रण दे रखा तो हमने क्या किया था, विश्लेषिक शो किया। तो माना डी प्रांत में Z0 एक आंतरिक बिंदु है तथा C1 C2 Z0 पर कटने वाले दो समतल वक्र है। तो एक तो Z समतल लेते हैं और एक W समतल लेते हैं। तो एक फिगर की सहायता से देखें इसे, तो Z समतल में हम एक्स एक्सिस में लेते हैं, उसमें एक्स एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस चलती है, जबकि W समतल में क्या चलते हैं, U और P एक्सिस। एक्स एक्सिस को U के रूप में लेते हैं और वाई को V के रूप में। तो एक्स एक्सिस लिया, इसमें दो कर्व ले लिए हमने C1 और C2, दो कर्व ले लिए। दोनों पहले कर्व C1 पे एक बिंदु लिया हमने Z1 तथा C2 पे एक बिंदु लिया Z2 तथा जेड दोनों कर्व है जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उसका मान उसको हमने नोट किया जेड नोट से। चूंकि कर्व ले रखे थे उससे स्पर्शरेखा खींची, यहाँ से खींची α1, यहाँ से α2, और चूंकि ये एक्सिस का काम कर रहा है नीचे, ठीक है। ऐसी का डब्लू समतल लिया, उसमें हमने दो कर्व लिए γ1 और γ2, उसमें γ1 पे एक बिंदु लिया W1 और उसमें लिया W2 तथा उस पर भी दो रेखा। अब चूंकि यहाँ α1 है और यहाँ क्या है α2, तो यहाँ पे जो कोण है एक्स एक्सिस से बना रहा था, यहाँ पे एक्स एक्सिस से कोण बना रहा था α1 और वो बना रहा था α2, और यहाँ पे जो यू भी वक्र है उसमें यू एक्सिस से कोण बन रहा है α1 प्लस θ0 और जो γ2 वक्र है वो बना रहा है α2 प्लस θ0। माना Z0 पर इन वक्रों पर खींची गई स्पर्शरेखा है वास्तविक अक्ष के साथ क्रम से α1 तथा α2 कोण बनाती है। Z0 है जो C1 C2 वक्र का क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु है, दोनों को इंटरसेक्ट कर दोनों काटता है, दोनों वक्र काटते हैं, उसको प्रतिच्छेद बिंदु बता दिया। उसमें जो खींची गई स्पर्श रेखा है, दोनों Z1 C1 वक्र है C2 वक्र, दोनों पर क्या खींची है, स्पर्श रेखा खींची है वास्तविक अक्ष के साथ। वास्तविक अक्ष एक्स एक्सिस से वास्तविक अक्ष के साथ क्रम से α1 तथा α2 कोण बनाती है। C1 C2 वक्रों पर क्रम से Z1 Z2 दो बिंदु लेते हैं, जो Z0 है वो उससे क्या है Z1 और Z2 दो बिंदु लिए हैं, C1 और C2 दो वक्र पे लिए हैं, जो Z0 से समान दूरी r पर स्थित है, जहाँ r क्या है, अति लघु है, r क्या है, बहुत ही छोटा है। तब Z1 माइनस Z0 बराबर होगा r इंटू ई की पावर आयोटा θ1। चूँकि हमने जानते हैं जो आपका ध्रुवपोलर फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स में वो क्या होती है, Z बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा θ। तो Z1 माइनस Z0 बराबर है r इंटू ई की पावर आयोटा θ होता है एक्स एक्सिस वास्तविक अक्ष से बनाया गया कोण कितना है θ1। तो Z1 माइनस Z0 बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा θ1 तथा Z2 माइनस Z0 बराबर r इंटू ई की पावर आयोटा θ2, जहाँ θ1 टेंस टू α1 एंड θ2 टेंस टू α2। θ1 को किस लिया, α1 से θ2, जबकि r टेंस टू कितना है 0। r क्या है, अति लघु है, बहुत ही छोटा है। मान लीजिए एफ के अंतर्गत डब्ल्यू समतल में वक्र C1 C2 के प्रतिबिंब क्रम से वक्र γ1 γ2 है तथा Z0 Z1 Z2 के प्रतिबिंब क्रम से कितने हैं, W0 W1 W0 W1 W2 है। जब कोई बिंदु वक्र C1 के अंदिश Z0 से Z1 को गमन करता है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु W समतल में γ1 वक्र के अंदिश W0 से किसको गमन करेगा, W1 को गमन करता है। इसी प्रकार जब कोई बिंदु वक्र C2 के अंदिश Z0 से Z2 को गमन करता है तो उसका प्रतिबिंब बिंदु W समतल में γ2 वक्र के अंदिश W0 से W2 को गमन करता है। तो माना वहाँ पे हमने यहाँ पे दूरी ली थी, क्या ली थी, वहाँ पे दूरी हमने r ली थी। माना W1 माइनस W0 बराबर W0 बराबर ρ1 इंटू ई की पावर आयोटा φ1 तथा W2 माइनस W0 बराबर ρ2 इंटू ई की पावर आयोटा φ2। चूँकि Z0 पर विश्लेषिक है अतः f डैश Z0 क्या होगा, विद्यमान होगा। GZ है वो Z0 पर क्या है, विश्लेषिक है। ये आपको पहले दे रखा है, तो स्टेटमेंट में Z0 बिंदु पर क्या दे रखा है,
विश्लेषिक दे रखा है एफ डैश जेड को, क्या दे रखा है, विश्लेषिक है, विश्लेषिक फलन दे रखा है, उसको अनुकूल चित्रण क्या करना है, वो प्रूव करना है। चूंकि जी जेड है वो जेड जीरो पर क्या दे रहा है, विश्लेषिक आता है एफ डैश जेड जीरो क्या होगा, जेड बिंदु पर, ये दे रखा है ना स्टेटमेंट, जेड समतल के प्रांत डी में जेड का एक विश्लेषिक फलन है तथा जेड में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या बात करना है, जेड की तरह हमने क्या मान लिया, जेड नोट पर विश्लेषिक आता है, एफ डैश जेड नोट विद्यमान है, इसलिए एफ डैश जेड नोट बराबर होगा लिमिट जेड वन टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड वन माइनस एफ ऑफ जेड जीरो बटे जेड नोट बटे जेड वन माइनस जेड नोट बराबर लिमिट ऑफ जेड वन टेंस टू जेड नोट बराबर एफ ऑफ जेड वन का मान किसके बराबर है, चूंकि एफ ऑफ जेड बराबर होता है डब्लू के, तो एफ ऑफ जेड वन बराबर होगा डब्लू वन माइनस डब्लू नोट बटे जेड वन माइनस जेड नोट। अब चूंकि एफ डैश जो जेड नोट है वो नॉट इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश जेड नोट बराबर होगा, पोलर फॉर्म में रखेंगे तो आर की जगह हमने क्या ले लिया, कैपिटल आर ले लिया, चूंकि स्मॉल आर ले लिया, यूज ले लिया, तो कैपिटल आर नोट इंटू की पावर आयोटा थीटा नोट, कभी की पावर आयोटा क्या ले लिया, थीटा नोट ले लिया, e की पावर आयोटा थीटा वन। वहाँ हमने जो डब्लू समतल लिया उसमें वास्तविक अक्ष से बनाए गए कोण क्या ले लिए हमने, फाइव वन और फाइव टू ले लिए, वास्तविक अक्ष से बनाए गए कोण क्या लिए, फाइव वन और फाइव टू लिए। तो एफ डैश जेड नोट बराबर आर नोट इंटू की पावर आयोटा कोण क्या ले लिया हमने, थीटा नोट। तो एफ डैश जो जेड नोट है उसका मान लिख दिया यहाँ पे, आर नोट इंटू की पावर आयोटा थीटा नोट बराबर लिमिट ऑफ जेड वन टेंस टू जेड नोट। अब डब्लू वन माइनस डब्लू नोट का मान कितना है, रो वन इंटू की पावर आयोटा फाइव वन बटे जेड वन माइनस जेड नोट का मान कितना है, आर इंटू की पावर आयोटा थीटा वन, तो बराबर लिमिट ऑफ रो वन बटे आर इंटू की पावर आयोटा फाइव वन माइनस थीटा वन। अब चूंकि लिमिट, चूंकि यहाँ पे एक तरफ से चल रहा है आर नोट, अब दोनों दोनों पक्ष हैं, चूंकि लिमिट क्या है, जेड वन टेंस टू जेड नोट है, चूंकि जेड वन टेंस टू जो जेड नोट हमने लिमिट ली है, लिमिट इसके अंदिश निकाल रहे हैं हम, किसके अंदिश, जेड वन टेंस टू जेड नोट, तो इस पर तो डिपेंड ही नहीं है। तो अब इस दोनों पक्षों में क्या करते हैं, जो कोण है, एम्पलीट्यूड है और मापांक है, दोनों की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो लिमिट ऑफ रो वन अपॉन आर बराबर होगा आर नोट के, आर नोट क्या है, आर नोट क्या है, इसका मापांक है किसका, एफ डैश जेड नोट का, तो मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड नोट के बराबर आर नोट, तथा लिमिट ऑफ फाइव वन माइनस थीटा वन, लिमिट ऑफ फाइव वन माइनस थीटा वन बराबर किसकी होगी, थीटा नोट के बराबर होगी। तो इम्प्लाई डेट लिमिट ऑफ फाइव वन बराबर होगा लिमिट ऑफ थीटा वन थीटा नोट, तो बराबर लिमिट ऑफ थीटा वन किसके बराबर है, चूँकि लिमिट ऑफ थीटा वन बराबर है अल्फा वन के, चूँकि मैंने पहले बताया था, क्योंकि थीटा वन टेंस टू के क्या है, अल्फा वन, थीटा वन टेंस टू क्या है, अल्फा वन है, तो बराबर कितना होगा, अल्फा वन प्लस थीटा नोट, तो फाइव वन किसके बराबर आ गया, अल्फा वन प्लस थीटा नोट। तो आपके फिगर है उसमें देख सकते हैं आप, जो फाइव वन कोण माना है उसका मान किसके बराबर आएगा, अल्फा वन प्लस थीटा नोट के। जो वास्तविक अक्ष से गामा, पहले गामा जो वक्र लिया है हमने, गामा क्या लिया है, वक्र लिया है, उसका वास्तविक अक्ष जो स्पर्श रेखा खींची है उसका एक्स वास्तविक अक्ष से बनाया गया कोण का मान कितना होगा, अल्फा वन प्लस थीटा नोट, जो मैंने निकाल लिया, तथा जो फाइव टू गामा टू वक्र है उसका वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण का मान होगा अल्फा टू प्लस थीटा नोट, वो भी निकालेंगे देखें। तो लिमिट ऑफ फाइव वन बराबर कितना आया, अल्फा वन प्लस थीटा नोट। अतः वक्र गामा वन के बिंदु डब्ल्यू जीरो जो निश्चित स्पर्श रेखा बिंदु है, जो कि वास्तविक अक्ष से अल्फा वन प्लस थीटा नोट कोण बनाती है, इसी प्रकार दर्शाया जा सकता है कि वक्र जो गामा टू के बिंदु डब्ल्यू नोट पर भी निश्चित स्पर्श रेखा विद्यमान है, जो कि वास्तविक अक्ष से क्या कोण बनाएगी, गामा टू के लिए क्या कोण बनेगा, अल्फा टू प्लस थीटा नोट कोण बनाती है। परिणामतः डब्ल्यू नोट बिंदु पर दोनों वक्रों की क्या है, स्पर्श रेखा है, जो गामा वन वक्र है और गामा टू वक्र है, दोनों वक्रों की क्या है, स्पर्श रेखा कहाँ पे है, किस बिंदु पे, डब्ल्यू नोट बिंदु पर है। डब्ल्यू नोट बिंदु पर दोनों वक्रों की स्पर्श रेखा के मध्य कोण कितना होगा, परिणाम तो दोनों दो निश्चित बिंदु दे रखा है आपका क्या, डब्ल्यू नोट है, उस पर दोनों वक्रों की क्या है, स्पर्श रेखा, तो दोनों स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना होगा, बराबर निकाल सकते हैं आप, चूंकि बड़ा कोण कितना है, गामा टू वाला है बड़ा, वास्तविक अक्ष के साथ बनाया गया कोण, तो बड़े वाले में से क्या करता है हमेशा छोटे वाला, तो अल्फा टू प्लस थीटा नोट माइनस अल्फा वन प्लस थीटा नोट, तो थीटा नोट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर क्या बचा है, अल्फा टू माइनस अल्फा वन बचा। तो मध्य को दोनों वक्रों की स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण कितना है, अल्फा टू माइनस अल्फा वन, जो कि जेड नोट पर वक्र C1 और C2 पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण के बराबर है।
जो जेड नोट है इनका निश्चित बिंदु, उस पर भी दो स्पर्शिकाओं के मध्य कोण कितना है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 है। दो स्पर्शिका क्योंकि जेड नोट बिंदु पे मिलती है तो वहाँ भी अगर इनके मध्य कोण निकाले तो उसका मान कितना आएगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। इसी प्रकार हमने डब्ल्यू नोट बिंदु पर भी दो वक्रों की स्पर्शिकाओं के मध्य कोण निकाला, उसका मान कितना है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो जो कि जेड नोट पर वक्र C1 और C2 पर खींची गई स्पर्शिकाओं के मध्य कोण के बराबर है। पुनः C1 एवं C2 तथा गामा 1 गामा 2 के मध्य कोणों की अभिदिशा भी समान है। अब चूंकि जो कोण का मान है वो तो निकाल लिया मैंने, कोण का मान दोनों में क्या था, सेम है। जेड प्लेन में भी सेम है दो स्पर्शिकाओं के मध्य कोण का मान, और डब्ल्यू प्लेन में भी दो स्पर्शिकाओं के मध्य कोण का मान क्या है, सेम है। कितना मान है, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अब पुनः C1 एवं C2 वक्र जो C1 एवं C2 है तथा गामा 1 गामा 2 के मध्य कोणों की अभिदिशा भी समान है। दिशा भी क्या है, दोनों के मध्य की दिशा भी क्या है, समान है। चूंकि एक वास्तविक अक्ष के साथ बना गया कोण है, कौन सी दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दोनों में, तो अभी दिशा भी क्या है, समान है। अतः डब्ल्यू बराबर एफ जेड एक क्या है, दिशा भी समान है और कोण का क्या नाम है, परिमाण भी क्या है, समान है। तो कोण का परिमाण समान है और दिशा समान है, तो ऐसा प्रतिचित्रण क्या होता है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग होती है। अतः डब्ल्यू बराबर एफ जेड एक अनुकोण प्रतिचित्रण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको अनुकोण प्रतिचित्रण से रिलेटेड सबसे पहले मैंने आपको अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा, नेसेसरी कंडीशन क्या होगी, उसके बारे में पढ़ाया। उसके बाद मैंने इसके बारे में आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा उसके बारे में मैंने एक आर्टिकल कराया, एक थ्योरम के रूप में कराया। उसके बाद अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा उससे रिलेटेड एक थ्योरम कराई। तो दोनों ही आर्टिकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़ें जिससे ये दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो सके, तथा इनसे इनके ऊपर डिपेंड कोई भी क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर जो भी दे रखा है उसे करने में आपको परेशानी नहीं हो, तथा इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक मैं आपको आगामी कक्षा में पढ़ाऊँ उसको समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। इसलिए इन दोनों जो नेसेसरी कंडीशन है और सफिशिएंट कंडीशन है कॉन्फॉर्मल मैपिंग के लिए, उन्हें बड़े ध्यान से पढ़ें। ओके।